नमस्कार। आज का हमारा विषय है पुस्तक वितान से डायरी के पन्ने। इसकी लेखिका है एन फ्रैंक। एन फ्रैंक का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में नाजीवाद की पीड़ा को सहा। इनकी मृत्यु फरवरी या मार्च 1945 में नाजियों के यातना गृह में हुई। एन फ्रैंक की डायरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी गई किताबों में से एक है। यह डायरी मूलतः 1947 में डच भाषा में प्रकाशित हुई थी। इसका अंग्रेजी अनुवाद द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल शीर्षक से प्रकाशित हुई। इस पुस्तक पर आधारित अनेक फिल्में, नाटक, धारावाहिक आदि का निर्माण हो चुका है। पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। इस डायरी में भय, आतंक, भूख, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफें, हवाई हमले का डर, पकड़े जाने का लगातार डर, 13 साल की उम्र में जो सपने और कल्पनाएं होती हैं, बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाने की पीड़ा, मानसिक और शारीरिक जरूरतें, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलापन, सभी कुछ है। यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक दस्तावेज है। दूसरे विश्व युद्ध के समय हॉलैंड में यहूदी परिवारों को जर्मनी के प्रभाव के कारण अकल्पनीय यातनाएं सहनी पड़ी थी। उन्होंने गुप्त तहखानों में छिपकर जीवन रक्षा की। जर्मनी के शासक के गैस चैम्बर व फायरिंग स्क्वाड के माध्यम से लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतारा गया। ऐसे समय में 2 यहूदी परिवार 2 वर्ष तक एक गुप्त आवास में छिपे रहे। इनमें एक फ्रैंक परिवार था तथा दूसरा वान दंपति। एन ने गुप्त आवास में बिताए 2 वर्षों का जीवन अपनी डायरी में लिखा। यह डायरी 2 जून 1942 से पहले अगस्त 1944 तक लिखी गई। 8 जुलाई 1942 को एन लिखती हैं कि गुप्त आवास पर जाने के विषय में वो बताती हैं कि उसकी बड़ी बहन को एएसएस से बुलावा आने पर घर के लोग गुप्त आवास पर जाने की तैयारी करते हैं। यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। एन ने अपने थैले में अजीबोगरीब चीजें भर डाली। उसने सबसे पहले इसमें अपनी डायरी रखी। इस दिन वे अपने छुपने के स्थान पर पहुंचते हैं। यह गुप्त आवास उसके पिता का ऑफिस है। वह घर के कमरों के बारे में बताती है। भवन, गोदाम, भंडार घर के रूप में प्रयोग होता था। यहाँ इलायची, लौंग, काली मिर्च वगैरह पीसे जाते थे। गोदाम के दरवाजे से सटा हुआ एक बाहर का दरवाजा जो ऑफिस का प्रवेश द्वार है। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचने पर एक और द्वार है। यह एक शीशे की खिड़की है जिस पर काला शीशा लगा हुआ। इस पर कार्यालय लिखा हुआ है। 10 जुलाई को एन गुप्त आवास के पहले दिन का वर्णन करती है। यहाँ पहुंचने पर उसकी माँ और बहन बुरी तरह थक जाती हैं। एन और उसके पिता अपने नए आवास को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं और बुरी तरह थक जाते हैं। वह बताती हैं कि इस दिनों में बिजली और राशन खर्च ज़्यादा हो चुके हैं और उन्हें किफ़ायत करनी होगी ताकि बिजली का कट ना लगे। 4:30 बजे अंधेरा हो जाता है और वह समय है ऐसा है कि जब पढ़ा नहीं जा सकता। ऐसे में वो उल जलूल हरकतें करके गुजारते हैं। 19 मार्च को एन बताती है कि तुर्की के इंग्लैंड के पक्ष में न आने से हम निराश थे। 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित किए जा रहे थे। इससे काला बाजारी को झटका लगेगा, साथ भूमिगत लोगों को नुकसान होगा क्योंकि वे इन नोटों के लिए सबूत नहीं दे सकते थे। शुक्रवार 23 जनवरी को पिछले कुछ सप्ताहों से उसके परिवार और वंश वृक्षों जैसे राजसी परिवारों की वंशावली तालिकाओं की खासी रुचि हो गई थी। वे मेहनत से स्कूल का काम करती है, रेडियो पर बीबीसी की होम सर्विस को समझती है। वह परिवार को अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें दिखाने में गुजारती है। परिवार के लोग इसे पैसे की बर्बादी मानते हैं। बुधवार 28 जनवरी को एन कहती है कि तुम्हें हर दिन मेरी बासी खबरें सुननी पड़ती हैं। तुम्हें मेरी बातें नाली के पानी के समान नीरस लगती होंगी, परंतु
उसकी दशा भी ठीक नहीं है। प्रतिदिन उसे मम्मी या मिसेज वांदान के बचपन की कहानियां सुनने को मिलती हैं। उसके बाद उसे डसेल अपने किस्से सुनाते हैं। किसी भी लतीफ़े को सुनने से पहले ही हमें उनकी 5 लाइन पता होती हैं। अनेक्सी की हालत ये है कि यहाँ का नया ताज़ा सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। एन कैबिनेट मिनिस्टर बोथकेस्टीन के भाषण के बारे में लिखती है। उन्होंने कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों व पन्नों का संग्रह किया जाएगा। वह अपनी डायरी छपवाने की बात कहती है। यहूदियों के अज्ञातवास के बारे में लोग जानने के लिए उत्सुक होंगे। बम गिराते समय औरतें कैसे डर जाती हैं। पिछले रविवार को ब्रिटिश वायुसेना के 350 विमानों पर 550 टन गोला बारूद बरसाया तो उनका घर घास की पत्तियों की तरह काम उठा था। ये खबर तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। लोगों का सामान खरीदने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। चोरी चकारी बहुत बढ़ गई है। लोग 5 मिनट के लिए अपना घर नहीं छोड़ पाते हैं। एन आगे बताती है कि शनिवार के दिन 2 बजे के आसपास तेज गोलीबारी हुई। रविवार दोपहर के समय पीटर उसके पास आया। वह उसके साथ बातें करती है। दोनों मिलकर मिस्टर डसेल को परेशान करने की योजना भी बनाते हैं। उसी रात को उसके घर में सेंधमारी की घटना भी हुई। गुप्त रहने की मजबूरी में घटी इस घटना ने सभी 8 लोगों को हिलाकर रख दिया। 13 जून को एन बताती है कि आज वह 15 वर्ष की हो गई है। उसे पुस्तकें, बेल्ट, रुमाल, दही, जैम, बिस्किट, ब्रेसलेट, मीठे मटर, मिठाई, लिखने की कापियां आदि उपहार में मिले हैं। मौसम खराब है तथा हमले जारी हैं। एन अपनी कमजोरी जानती है तथा खुद को बदलना चाहती है। लोग उसे अक्खड़ समझते हैं। मिसेज वांदान और डसेल जैसे जड़ बुद्धि उस पर हमेशा आरोप लगाते हैं। मिसेज वांदान उसे अक्खड़ समझती है क्योंकि वह उससे भी अधिक अक्खड़ है। वह स्वयं को सबसे अधिक धिक्कारती है। वह माँ के उपदेशों से मुक्ति पाने के बारे में सोचती है। उसकी भावनाओं को कोई नहीं समझता। वह अपनी भावनाओं को गंभीरता से समझने वाले व्यक्ति की तलाश में है। वह पीटर के बारे में बताती है। पीटर उसे दोस्त की तरह प्यार करता है। एन भी उसकी दीवानी है। वह उसके लिए तड़पती है। पीटर अच्छा और भला लड़का, परंतु उसकी धार्मिक और खाने संबंधी बातों से वह नफरत करती है। उन्होंने कभी ना झगड़ने का वादा किया है। शांति प्रिय, सहनशील और बेहद सहज आत्मीय व्यक्ति है। वह एन की गलत बातों को भी सहन कर लेता है। कोशिश करता है कि अपने कामों को सलीका लाए और अपने ऊपर आरोप न लगने दे। वे दोनों भविष्य, वर्तमान और अतीत के बारे में बातें करते हैं। एन काफी दिनों से बाहर नहीं निकलती। प्रकृति को देखना चाहती है। एक दिन गर्मी की रात में 11:30 बजे उसे चांद देखने की इच्छा हुई, परंतु चांदनी अधिक होने के कारण खिड़की नहीं खोल सकी। आखिरकार बरसात के समय खिड़की खोलकर तेज हवाओं व बादलों का लुका छुपी को देखने लगी। यह अवसर 1.5 साल बाद मिला था। प्रकृति के सौंदर्य का आनंद के लिए अस्पताल व जेलों में बंद लोग तरसते हैं। एन पुरुषों और औरतों के अधिकारों के बारे में बताती है। उसे लगता है कि पुरुषों ने अपनी शारीरिक क्षमता के अधिक होने के कारण औरतों पर शुरू से ही शासन किया है। औरतें इस स्थिति को बेवकूफ़ी के कारण सहन करती आ रही हैं। अब समय बदल गया है। शिक्षा, काम, प्रगति ने औरतों की आंखें खोल दी हैं। कई देशों ने उसकी बराबरी का हक भी दिया है। आधुनिक औरतें अब बराबरी चाहती हैं। अगली सदी आने तक यह मान्यता बदल चुकी होगी कि बच्चे पैदा करना ही औरतों का काम नहीं है। औरतें ज़्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बनेंगी। धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ आ गया होगा।